प्यारे बच्चों, हिंदी की व्याकरण कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम अपना दूसरा पाठ वर्ण विचार को पढ़ेंगे, उसकी पुनरावृत्ति करेंगे। और हमने इसे एक बार पढ़ लिया है तो दूसरी बार ये और आसानी से हमें याद हो जाएगी। सबसे पहले शुरुआत करते हैं वर्ण से। तो वर्ण भाषा की वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि होती है जिसके और खंड नहीं किए जा सकते। आपको पता ही वर्ण की परिभाषा, ये भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि होती है, इसके और कोई खंड नहीं, खंड मतलब टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो वर्णों के दो भेद होते हैं, आपको पता है। पहला है स्वर और व्यंजन। स्वर बिना किसी सहायता के बोले जा सकते हैं, लेकिन जो व्यंजन होते हैं वह स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। और वर्णमाला की परिभाषा आपको पता है, क्रमबद्ध तरीके से लिखे गए वर्णों को वर्णमाला कहते हैं। और आज हम सबसे जरूरी जो मुख्य है वह है व्यंजनों के संयुक्ताक्षर। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि संयुक्त अक्षरों के मिलने से ये बनते हैं। तो इसको एक हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम दूसरा चीज है मात्राएं। जो स्वर होते हैं वह दो रूप में प्रयोग किए जाते हैं, एक मूल रूप से और दूसरा मात्राओं के रूप से। तो इनके बारे में हम आज जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले संयुक्ताक्षर से। जब हम वर्णों की बात करते हैं तो वर्ण के दो भेद हो गए, स्वर और व्यंजन। लेकिन जब हम संयुक्ताक्षर की बात कर रहे हैं तो इसमें कैसे व्यंजन मिल करके एक नया व्यंजन बनाते हैं, उसको संयुक्ताक्षर कहते हैं। तो ये इसको सीखना है हमें। तो आज हम मुख्य चीजें इस पाठ की सभी दोहराएंगे, चाहे वो परिभाषा ही क्यों ना हो। संयुक्ताक्षर में दो व्यंजन आपस में मिलकर इन्हें बोला जाता है या लिखा जाता है। जैसे हम बात कर रहे हैं क हलंत, इसमें क आधा है, इसका मेल किसके साथ हुआ है? श, और श पूरा है, ये बनाएगा श, क्षत्रिय, क्षत्रिय वर्ण। दूसरा है त हल, त हलंत का मतलब है त व्यंजन की हम बात कर रहे हैं। शुद्ध रूप से त व्यंजन को इस तरह से लिखा जाता है। अगर ये र के साथ मिलेगा, र एक दूसरा व्यंजन है, तो ये त्र बनाएगा, त्र। उसी तरह ज हलंत और या से अगर ये मिलता है तो क्या बनाएगा? ज्ञान। तो हमने आज संयुक्ताक्षर सीखे। तो इसमें हमने देखा क हलंत का मतलब ये शुद्ध व्यंजन की बात कर रहे हैं, इसमें कोई स्वर मिला नहीं हुआ है। तो क हलंत जब श से मिलेगा तो क्षत्रिय, क्षत्रिय का श बनेगा, श उच्चारण क्या है? श से। त हलंत र, त्र। स्त्री में आपने त्र देखा है, त्र। तो त आधा त, यहां कहेंगे त व्यंजन और र व्यंजन। त हलंत जमा र, इसमें त आधा है क्योंकि इसमें त अ नहीं है। ये शुद्ध व्यंजन इसे इस तरह ही लिखा जाता है, जमा र, इसमें अ मिला हुआ है, ये बना गया त्र। स्त्री में त्र आता है, आपको पता है। ज और य, ज्ञान, ज्ञान से ज्ञानी, ज्ञान। तो इस तरह से संयुक्ताक्षर के बारे में आज हमने सीखा। अब आ जाते हैं मात्राओं। मात्राएं जो है, हम कहेंगे स्वर जो है मुख्यतः दो प्रकार शब्दों का निर्माण करते हैं, एक स्वतंत्र रूप से और दूसरा मात्राओं के रूप में शब्द लिखने में इनका प्रयोग होता है। तो मूल रूप से हो गया जैसे अ से अनार, आ से आम। तो यहां हमने देखा जो शब्द बन रहे हैं मूल रूप से या स्वतंत्र रूप से स्वरों का रूप लेकर के ही बन रहे हैं। दूसरा है मात्रा के रूप में, जैसे कि आ, तो हम बोलेंगे सामान, स में आ की मात्रा
सामान। तो ये मात्रा के रूप में भी स्वर मात्राओं का रूप लेकर के शब्दों के निर्माण में मदद करते हैं। तो इन्हीं जो स्वरों को के जो हम जो चिन्हों के रूप में प्रयोग करते हैं वही मात्राएं कहलाती हैं। तो मात्राएं मूल रूप से क्या होती हैं? स्वरों को हम जब चिन्हों के रूप में लिखते हैं वह मात्राएं कहलाती हैं। और ये बहुत ज़रूरी है, आज मैं आपको बता रहा हूँ। मैं पहले स्वर लिखूंगा, उसकी मात्राएं लिखूंगा और क व्यंजन के साथ मिला करके हम स्वर बनाएंगे और एक शब्द के रूप में एक उदाहरण भी दिया जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है, इसको जरा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा स्वर, उसके बाद लिखेंगे मात्रा, उसके बाद में क व्यंजन के साथ, क व्यंजन के साथ के साथ कैसे लिखा जाता है, के साथ कैसे लिखेंगे हम? तो व्यंजन के साथ कैसे लिखेंगे? और एक उदाहरण के तौर पे एक शब्द इस प्रकार बनेगा। तो शुरुआत करते हैं पहले ओ से। स्वर है अ की कोई मात्रा नहीं होती। बहुत से बच्चे इसकी मात्रा आ बना देते हैं, ये तो आ की मात्रा होगी, इसकी कोई मात्रा नहीं होती और इसको खाली भी नहीं छोड़ते। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे कोई मात्रा नहीं। अगर क व्यंजन के साथ इसको मिलाया जाए, क व्यंजन कैसे लिखा जाता है? इस तरह से क। अगर इसके साथ हम अ को लिखेंगे और हमें पता ही है कि अ की कोई मात्रा नहीं है, तो क इस तरह ही लिखा जाएगा। कम शब्द जैसे अपना कम। दूसरा है हमारा आ। इसकी मात्रा आपको पता है, खड़ी रेखा की तरह की जाती है। और अगर हम इसे क हलंत के साथ लगा देंगे, कौन सी मात्रा? आ की मात्रा, तो बनेगा का। क में आ की मात्रा, ये बना का। कान हो गया, काम। तो शब्द इस तरह बनेगा। पर इसको रेखा खींच देते हैं और दूसरा है हमारा छोटी ई। इसकी मात्रा आपको पता है, बाएं तरफ से बनती है और शिरो रेखा ऊपर आती है। इसका अगर हम क व्यंजन के साथ इसको मिलाते हैं, कौन सी? छोटी ई, तो बनेगा की। इस तरह से लिखा जाएगा कि, जैसे किसान। अगला है बड़ी ई। ये दाहिनी तरफ से लगती है, आपको पता है। हम इसको लिख रहे हैं क व्यंजन के साथ, कौन सी? बड़ी ई। ये बनेगा की। कीट, कीड़े को क्या बोलते हैं? कीट। कीट मतलब कीड़ा, कीट। उसके बाद ऊ, छोटा ऊ, और इसकी मात्रा हमें पता ही है, इस तरह होती है। अगर क व्यंजन के साथ
छोटा ऊ मिलाएंगे तो बनेगा कु, कु, तो कुल, कुल। अगला है बड़ा ऊ, इसकी मात्रा इस तरह से बनती है, बड़ा ऊ की मात्रा। और अगर क व्यंजन के साथ उसका को मिलाया जाए तो बनेगा कू, कूल, तो बना कूल। अगला है री, ऊ के बाद में आजकल री स्वर आ रहा है और ये किसी वर्ण के नीचे लगता है, तो अगर हम क व्यंजन के साथ री को लगाएं तो बनेगा क्री, कृपाण या कृपा, कृपा करें, कृपा। तो एक बार फिर से देख लेते हैं ध्यान से। अ की कोई मात्रा नहीं होती, अ की कोई मात्रा नहीं होती लिखते समय, इसका कोई चिन्ह नहीं होता। अगर हम इसे क व्यंजन के साथ मिलाएंगे तो यह क बनाएगा। तो एक तरह से देखा जाए व्यंजन शुद्ध रूप से क हलंत ही होता है, व्यंजन में स्वर मिलने पे अ क बनता है। ये बहुत से लोगों को नहीं पता है। शुद्ध रूप से क व्यंजन इसी तरह लिखा जाता है, क हलंत। इसका अर्थ है कि केवल ये व्यंजन है, इसमें कोई स्वर नहीं जोड़ा। लेकिन व्यंजन हम बोल नहीं सकते, हमें स्वर की सहायता से, अ की सहायता से बोलना पड़ता है। अगर हम अ के साथ जोड़ेंगे तो ये क बनेगा, तो इससे बनने वाला कम शब्द हो गया। इसमें कोई मात्रा नहीं है, तो अ की मात्रा नहीं होती, हाँ आ की मात्रा होती है, एक खड़ी रेखा। तो क व्यंजन के साथ अगर आ मिलाएंगे तो का बनेगा, का से काम या कान। उसी तरह छोटी ई की मात्रा बाएं तरफ से होती है। क व्यंजन के साथ अगर छोटी ई का को लिखेंगे तो कि, इसका उच्चारण किस तरह होगा, कि, जल्दी से। इसका किसान, किसान। बड़ी ई की मात्रा आपको पता ही है, दाएं तरफ से होती है। तो क हलंत जमा ई, की, की से कीट, कीड़े को कीट कहा जाता है। अब छोटा ऊ, यह किसी वर्ण के नीचे लगता है, याद रखिए नीचे लगता है। तो क हलंत जमा ऊ, कु, कुल, कुल। कुल मतलब वंश या कुल मिलाकर कितने हुआ, कुल योग। बड़ा ऊ, ये भी वर्ण के नीचे इस तरह लिखा जाता है। क हलंत जमा बड़ा ऊ, कु, कूल। उसके बाद री है, री को आजकल बड़े ऊ के बाद ही स्वरों में शामिल कर दिया गया है। पहले इसे बाद में अ के बाद में लिखा जाता था, लेकिन अब ये री बड़े ऊ के बाद में आता है और ये भी वर्ण के नीचे लगता है। जैसे क हलंत री, क्री, कृपया, कृपा, कृपाण, इस तरह के शब्द बनते हैं। तो हम चलते हैं आगे ए पर। तो सभी स्वरों के मैं मात्रा, उनका क व्यंजन के साथ मेल और एक उदाहरण के तौर पे एक शब्द लिख के आपको बता रहा। तो आगे हम चलते हैं, इन सबको मिटा दिया जाता है। अब बचा हमारा स्वर है ए, और ये आपको पता ही है शिरोरेखा के ऊपर आता है।
जो है शिरोरेखा के ऊपर लिखा जाता है। अगर हम ए की बात करें तो ये बनाएगा के। क व्यंजन के साथ अगर ये जुड़ेगा तो के, केला, केला। अगला है ए, इसमें ये भी शिरोरेखा के ऊपर ही आता है, आपको पता ही है। क व्यंजन के साथ अगर ये जुड़ेगा तो बनाएगा कैद, जैसे कैदी, कैद, कैदी। अगला है ओ, ओ। तो ये वर्ण के साथ जुड़ जाता है, इस तरह की ये मात्रा है, पीछे लगता है और जुड़ जाता है। तो जैसे ओ, तो ये बनाएगा को। सर है जैसे कोना। ओ, हमारा अगला शब्द है ओ। इसे कैसे लिखा जाएगा? इस तरह से लिखा जाता है, वर्ण के बाद में आता है। अगर क व्यंजन के बाद इसे अगर जोड़ा जाए, एक बार मैं इसको दिखाता हूँ, ये इसके साथ है। क व्यंजन के साथ अगर औ को जोड़ा जाए तो बनाएगा कौ, कौन। शब्द क्या है? कौन। वह कौन है, कौन शब्द का निर्माण हो। अब चलते हैं, इसको एक बार फिर से दोहरा लेते हैं, ये बहुत जरूरी है। जो स्वर है वह मात्रा के रूप, जब वह चिन्हों की तरह उसका प्रयोग होता है शब्द लिखने में, तो हम उसे मात्रा कहते हैं। तो स्वर स्वतंत्र रूप से भी शब्द बना सकता है, जैसे आम, इसमें स्वर आ का प्रयोग किया गया। अनार, अनार में स्वर अ का प्रयोग किया गया। लेकिन जो स्वर है वह चिन्हों के रूप में भी मिलकर शब्द बनाता है, जिसे हम हिंदी में मात्रा कहते हैं। तो अ की, ए की मात्रा इस समय हमने देखी, यह वर्णों के ऊपर लगता है। क हलंत जमा ए, के, तो के से बनने वाला एक शब्द है केला। उसी तरह ए, तो इसमें एक क हलंत के साथ ए लेगा तो कै, कैदी, कैद, ऐसे शब्द बनेंगे। ओ से क व्यंजन के साथ अगर ओ लेगा तो को बनेगा, कोना। औ, क व्यंजन के साथ अगर औ जुड़ा तो कौ, कौन। इस तरह हम कहेंगे शब्दों का निर्माण। इसके बाद कुछ और अन्य ध्वनियां हैं, उसमें अनुस्वार है। अनुस्वार क्या होता है? बिंदी के रूप में किसी वर्ण पे लिखा जाता है और उसे, जैसे पंखा, बंदर, हिंदी, इन सब में अनुस्वार लगा है। तो अनुस्वार क्या होते हैं? ये व्यंजन होते हैं, इसे याद रखना। अनुस्वार जो होते हैं व्यंजन होते हैं, और जो अनुनासिक, जो चंद्र बिंदु वाली है, ये स्वर होते हैं। तो जैसे कि अब अनुनासिक के उदाहरण क्या है? चांद, आंख, मुंह, बूंद। विसर्ग है, ये दो बिंदुओं के रूप में आते हैं, जैसे प्रातः में, दुख में, अतः में। और इसके अलावा भी कुछ शब्द आते हैं, जैसे कि आ। एक ये नया शब्द आपके लिए जानने लायक है। अंग्रेजी के कुछ जो शब्द होते हैं, जैसे डॉक्टर,
तो आप ये देख रहे हैं इसमें ये ना अनुस्वार है ना अनुनासिक है, क्योंकि इसमें बिंदी नहीं है और इसे चंद्र बिंदी भी नहीं, चंद्र बिंदु भी नहीं कहेंगे, न ही अनुनासिक है। तो ऐसे शब्दों का भी अब हिंदी को शामिल किया गया है और यह हम कहेंगे अंग्रेजी के उच्चारण के तरह आ जाएगा। अगर हम ये नहीं लगाते तो क्या होता, तो हमारा उच्चारण गलत हो जाता, ये डॉक्टर शब्द बन जाता है, जबकि अंग्रेजी का शब्द है डॉक्टर, डॉक्टर, तो ये डॉक्टर हो जाता, चंद्र बिंदु डालते तो डॉक्टर हो जाता और अनुनासिक से भी ये गलत उच्चारण होता। तो ये किसी तरह तो सही, इसे हम अंग्रेजी के अनुरूप लाने के लिए, उसके पास तक उच्चारण पहुंचाने के लिए ये बदलाव किया गया है। तो इसे ये न अनुनासिक में आएगा और न अनुस्वार में, न चंद्र बिंदु है न बिंदु में आया है और इसका उच्चारण हमें शुद्ध अंग्रेजी शब्द के उच्चारण के करीब ले जाता है। इंग्लिश में भी इसे डॉक्टर बोलते हैं, अब हम हिंदी में भी इसे डॉक्टर की तरह ही पढ़ें। तो ये था, कुछ अन्य ध्वनियाँ थी। अब आ जाते हैं अभ्यास प्रश्न से। अभ्यास प्रश्न पे करेंगे जो वर्ण विचार से संबंधित या वर्ण विचार पर आधारित जो अभ्यास प्रश्न है उनको करेंगे। वर्ण विचार पे ही आधारित है विचार। अभ्यास हम शुरू करते हैं। वर्ण विचार क्या है, तो आपको चित्र दिखाकर या शब्द पूरा करने के लिए कहेगा। इसमें आपका उचित मात्रा से शब्द पूरे करो, या चित्र देख करके भी आ सकता है या बिना चित्र के भी उचित मात्रा से, उचित मात्रा से या मात्राओं से शब्द पूरे करो, शब्द पूरे करो। तो इसमें या फिर चित्र देख करके भी पूछा जा सकता है या फिर शब्द भी लिखा जा सकता है। जैसे या फिर शब्द बना के भी बता सकता है कि चित्र देखो और मात्रा पूरी करो। तो इस तरह से भी पूछा जा सकता है, या फिर शब्द दिया हुआ तो हमें इसे पूरा करना है। तो कौन सी मात्रा लगेगी, ये दीपक है, दीपक में बड़ी ई की मात्रा हो, तो हम इस तरह से हमें आ सकता है। या फिर अगर चित्र नहीं दिया तभी भी हमें शब्द दिया रहेगा कि हम इसे अपने देख करके इसे पूरा करें। जैसे खेल, अगर हमें ऐसे शब्द दे दिया या फिर चित्र भी बना दिया तो हम हमें पूरा करना होगा। तो जैसे केला, जो केला है तो एक ही केला होना चाहिए। तो इसमें किसकी मात्रा की कमी है, आ की मात्रा। तो ये शब्द बना केला, ये लगा के हमें यहाँ पे बड़ी ही की मात्रा लगाएगी, यहाँ पे केला लगाएगा। और भी कुछ शब्द दे सकते हैं, जैसे
मला। इसका हमें मात्रा लगाकर शब्द बनाना है, तो ये क्या हो सकता है? इसमें हम अगर ए की मात्रा लगाएंगे तो मेला बन जाएगा। अगर हमने आ की मात्रा लगाई तो ये बन सकता है माला। तो इस तरह से शब्द हम बना सकते हैं मात्राओं का प्रयोग कर। एक और तरह का प्रश्न आता है कि सही स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करके शब्द बनाओ और अनुनासिक का प्रयोग। अनुस्वार और अनुनासिक से संबंधित भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो हम इसको भी करते हैं। जैसे कि प्रश्न अनुस्वार से संबंधित हो सकता है, सही स्थान पर अनुस्वार लगाओ। अनुस्वार लगाओ। आपको पता ही अनुस्वार क्या होता है? बिंदु 1, 2, 3 शब्द ले लेते हैं। जैसे अब हमें इनमें सही अनुस्वार लगा के शब्द बनाने हैं। जरा प्रयास कीजिए। मैं दूसरा तब तक एक और प्रश्न लिख देता हूं, आप भी प्रश्न को नोट करके। अब दूसरा मैंने दिया है सही अनुनासिक। सही स्थान पर अनुनासिक चिन्ह लगाओ। अनुनासिक लगाओ। पहला हो गया। सही स्थान पर अनुनासिक लगाओ। जैसे हो गया तो इन्हें हल करते हैं। हमें यहाँ पे अनुस्वार, सही अनुस्वार शब्द लगाना है। तो जैसे बंदर है तो कहां लगेगा? ब के ऊपर। कहां लगेगा? बंदर। कंघा। शंख। अब है चंद्र बिंदु। अनुनासिक लगाना है। अब ये है सांप। अगला है मुंह। मुंह पे चंद्र बिंदु रहेगा या अनुनासिक रहेगा। मुंह। तीसरा है चांद। तो ये था, हमने सही अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग किया। तो इस पाठ में बच्चों हमने अब तक क्या किया? परिभाषाएं याद करनी, वर्ण की, उनके भेद, उनके बाद में वर्णमाला, फिर आएगी बारी व्यंजन मात्राओं का, जैसे हमने अभी किया। उसके बाद जो कुछ विशेष ध्वनियां हैं अनुस्वार और अनुनासिक,
इन पे आधारित जितने भी प्रश्न हैं वो करेंगे, उनका अभ्यास करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।